ऐसा भी होता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई लेकिन फिर भी ज़मीन नहीं मिला। बहुत सारे ऐसा लोग जो है फंस जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऑफिशियल ज़मीन रजिस्ट्री का नया कानून। अब आखिरकार ये नया कानून अगर आपको पता नहीं रहेगा, ज़मीन खरीदेंगे या आप खरीदे हुए हैं, आपके पास ज़मीन का केवाला है, इस केवाला का कोई मान्यता नहीं रहेगा, ये केवाला का मान्यता खत्म हो गया। तो जानकारी बेहद जरूरी है। रजिस्ट्री है फिर भी ज़मीन नहीं है। आज इनके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है, ज़मीन का केवाला है, इन्होंने ज़मीन खरीदा है और जो विक्रेता उसको पैसे भी दिए हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री भी हुई, लेकिन आज ये अपनी ज़मीन पर आए, इनकी ज़मीन नहीं है। तो ये जो है ना, सिर्फ ये आप समझ लेना कि आप एक कागज़ पर लिखा कर ले आए तो ज़मीन आपकी नहीं हो जाती। पूरा प्रक्रिया समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यानी ज़मीन रजिस्ट्री का आखिरकार नया कानून क्या कहता है, नया नियम क्या कहता है, और कौन कौन सा नियम लागू होगा, कौन कौन सा नियम लागू नहीं होगा। देखें, बहुत सारे लोग जो ज़मीन खरीदते हैं, या तो वो ज़मीन विवादित होता है, विवादित ज़मीन खरीद लेते हैं, या यहाँ पर विवाद बाद में शुरू होता है। विवाद जो है ना, विवाद कब शुरू हुआ? विवाद ज़मीन केवाला के बाद, केवाला के यहाँ पर जो है ना बाद, और ज़मीन केवाला के बाद जो है बहुत लोग बंटवारा का विवाद कर देते हैं, बहुत लोग जो है कब्जा करने से रोकते हैं। अब इन सभी के लिए आखिरकार उपाय क्या? कुछ तो उपाय होगा। कोई खरीदा ज़मीन जो है, पैसा दिया, सरकार का निबंधन कार्यालय में गया, ज़मीन की रजिस्ट्री हुई और आज उनको कब्जा नहीं मिल रहा, ज़मीन का केवाला मौजूद है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति के साथ समस्या है, ज़मीन का उनके पास केवाला है लेकिन उनका केवाला का मान्यता खत्म हो गया, अब उसका कोई मान्यता नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है, क्या रीजन है? तो देखें, सबसे पहले ज़मीन रजिस्ट्री का जब भी मसला आता है ना, उसमें जो है ना 4 कानून ऐसे हम बताएंगे आपको जो कि बेहद महत्वपूर्ण। ये कानून है और इस कानून में जो भी है उस बात को फॉलो करना। पहला यहाँ पर जो कानून है वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये कानून 1908 जो है, ये कानून आखिरकार क्या बताता है? आपको ज़मीन खरीदना, आपको मकान खरीदना, आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सबसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य कानून है, ये सबसे मुख्य कानून है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। अब ये जो कानून है ना, ये बताता है कौन सा दस्तावेज जो है रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री कैसे होगी, और रजिस्ट्री से ही मालिकाना हक बनेगा। यानी ये सारा इसमें जो है ना प्रोसेस बता दिया गया है कि कौन सा ऐसा दस्तावेज आप लाएंगे जिससे क्या होगा, ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट लाएंगे आप जो है, जो रजिस्ट्री से आपको ज़मीन का जो है मालिकाना हक मिलेगा। यानी आप रजिस्ट्री करा लेंगे तो मालिकाना हक आपका हो गया। और आज पूरे देश में ना, यानी बात करें पूरे देश में यही कानून लागू है। ये पहला ऐसा कानून है। अब दूसरा कौन सा है? यानी अब ये हो गया, कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करा लिया, रजिस्ट्री कराने के बाद उनके पास ज़मीन का केवाला आ गया। अब इसके आगे आखिरकार जो है क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। उसके बाद देखें सेकंड जो है, दूसरा है यहाँ पर जो कानून यहाँ पर देखने को मिलता है, एक तो ये हो गया कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये भी पूरे देश में कानून है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, यानी ये आज बहुत पहले का कानून है और ये बताता है कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी को कौन बेच सकता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण लाइन इसका यही है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसका यही है कि कौन बेच सकता है, किसको बेचने का अधिकार है। और यानी कौन बेचेगा? जो ज़मीन का एक तरह से जिसके पास यहाँ पर अगर बात करें ऑनरशिप होगा वही बेचेगा। अगर दादा की ज़मीन है तो कौन बेच सकते हैं? पिता बेच सकते हैं। कौन बेच सकते हैं? चाचा बेच सकते हैं। इनका जो है यहाँ पर बेटा बेच सकता है, इनकी बेटी बेच सकती है। अब यहाँ पर अगर पिता की मृत्यु हो जाए तब इनकी पत्नी बेच सकती है। तो ये सारा कंडीशन है, आखिर कौन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। रजिस्ट्री जो किया गया कब एक तरह से वैलिड माना जाएगा और कब अनवैलिड माना जाएगा।
अगर मान लेते हैं पिता की मृत्यु नहीं हुई है तो उनकी जो पत्नी है, यानी एक तरह से जो इनकी पत्नी है, वो अगर जमीन रजिस्ट्री को बेचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पिता का शेयर पर उनका अधिकार है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना पिता की जो है मृत्यु हुई ही नहीं है, फिर भी संपत्ति को पत्नी के द्वारा बेचा गया तो गलत है। तीसरा यहाँ पर जो है ना, तीसरा जो कंडीशन देखने को मिलेगा वो है इंडियन स्टैंप, यहाँ पर जो है एक्ट 1899। अब ये है स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित। रजिस्ट्री होने से पहले आपको जो उसका यहाँ पर स्टाम्प शुल्क है ना, ये आपको देना पड़ेगा। ये जो भी तय है वो आपको देना पड़ेगा। वो ये एरिया वाइज जो है डिफाइन किया जाता है। और खास करके अगर बात करें जो स्टाम्प शुल्क की अगर बात है तो यहाँ पर स्टेट जो लॉ है, ठीक है, यहाँ पर लैंड लॉ, तो ये कानून बेहद जरूरी है कि राज्य सरकार का जो नियम है ना वो मायने रखता है कि आखिर राज्य सरकार ने क्या नियम लगाया। अब हर राज्य के लिए इसीलिए अलग अलग है। आप देखें तो यूपी के लिए जो है यहाँ पर जो यूपी का जो रेवेन्यू सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का जो है, एमपी का जो है, बिहार का जो है, झारखंड का जो है, तो ये राज्य सरकार के लिए जो राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं। और इसमें जो ये कानून बनाए गए हैं उसमें रजिस्ट्री का प्रक्रिया वो तय किया गया है कि रजिस्ट्री कैसे होगा। लेकिन हम आपको क्या बताएं कि ये जो कानून है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको फॉलो तो करना होगा। तो इनको अधिकार है रजिस्ट्री प्रक्रिया जैसे उनको करना है करे, उसके बाद जो है फीस तय करे, उसके बाद जो है ये आखिरकार जो है ना किस रेट में जमीन, किस क्षेत्र का मिनिमम रेट जो है ना वो होना चाहिए, सरकार को टैक्स चाहिए तो सर्किल रेट तय होता है। तो ये सारे जो नियम होते हैं ना ये फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा एक और नियम आता है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, चौथा, वो है म्यूटेशन का नियम। अब ये म्यूटेशन का जो नियम है ना कि अगर आप ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन का केवाला हो गया तो इसके बाद जमीन का म्यूटेशन होना बेहद जरूरी है। यानी अगर यहाँ पर जमीन की रजिस्ट्री हो गई तो रजिस्ट्री का जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज का दाखिल खारिज होना बेहद जरूरी है। अब ये म्यूटेशन प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होता है तो सरकार का जो राजस्व वसूलने का तरीका है, राजस्व रिकॉर्ड सरकार का जो है, उसमें आपका जमीन मालिक का नाम चढ़ जाएगा। अब दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं मिलता, मालिकाना हक तो इस जमीन का केवाला से ही मिलेगा। लेकिन लोग आसानी से देख पाते हैं कि आखिर इस जमीन का रसीद किसका नाम से है, और जिसके नाम से जमीन का रसीद कटता है ना तो लगता है कि उसको कि जमीन का रसीद अगर इस व्यक्ति के नाम से है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है और ये जरूर संपत्ति का मालिक होगा। तो मालिकाना हक केवल जो है ना, ये जो सेल डीड है, मालिकाना हक जो है ना केवल सेल डीड से ही बनता। सेल डीड अगर आपके पास है तो मालिकाना हक जो है आपके नाम है, आप जमीन के मालिक हैं, आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अब आखिरकार चलते हैं सुप्रीम कोर्ट का आखिर इन सभी बातों को लेकर क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट कहना है कि अगर कोई जो सेल डीड है, यहां पर बात करें जो सेल डीड है यानी जमीन की रजिस्ट्री हुई तो ये सेल डीड है। अब सेल डीड कोई भी है, ये वैलिड जो है ना, जिसको बोलते हैं वैध, तभी माना जाएगा जब एक तरीके से जो जमीन का विक्रेता हो, विक्रेता के पास अधिकार हो, पास अधिकार हो। ये सेल डीड तभी वैलिड माना जाएगा जब विक्रेता यहां पर जो भी है वो अपना शेयर बेचा हो, अपना यहां पर जो है हक बेचा हो। तो विक्रेता का एक तो अधिकार हो गया और विक्रेता ने अपना हक बेचा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा सेल डीड जो है ना, यही एक तरीके का मालिकाना हक दिलाता है। यानी आपके पास जमीन की सिर्फ रजिस्ट्री है तो कानूनी तौर पर आप जमीन के मालिक हैं,
और अगर कोई जमीन का रसीद कटा कर बैठा है तो अब उस रसीद को आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत रद्द करवाना है। यानी उस रसीद को रद्द करवाने के लिए, म्यूटेशन को रद्द करवाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि म्यूटेशन को रद्द करवाने के लिए जमीन रजिस्ट्री आपके पास है, म्यूटेशन कोई को और करा कर रखा है, आपके जमीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, इसको डिटेल से जानना कि आखिरकार क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा जो इस व्यक्ति का जमीन का रजिस्ट्री को हम रद्द करा सकते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे आखिरकार आपको क्या करना है और इसको लेकर कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।